हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक तो कल पूछ रहे थे शायद कोई उसमें कि कौन सी यूनिट है, क्या है। अब पता नहीं आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस भी इसका मतलब आप लोगों ने देखा नहीं है। नहीं तो सिलेबस में क्लियर है। कल मैंने आप लोगों को थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन करवाए थे, इसके कार्नो इंजन और उस चीज़ के क्वेश्चन। तो एटलीस्ट सिलेबस में इतनी चीज़ तो देख के ही पता चल जाती है कि कार्नो इंजन कौन सी यूनिट में है। आपकी फर्स्ट यूनिट में है कार्नो इंजन का टॉपिक। और मैं आपको हर दूसरी तीसरी क्लास में बताती हूँ कि अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। उसमें बुक के अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड थर्ड जो भी चैप्टर है अभी वो चल रहा है। मैंने क्लियरली बोला अभी आपको इसमें क्लैसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन वो सब बाकी है। वो सब करवाने के बाद में आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। तो अभी बेसिक नहीं है, बेसिक की क्लास सिर्फ फर्स्ट थी जिसमें मैंने लिख भी दिया था बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को बोल भी दिया था। और उसके बाद से ही हमारे सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। ना तो कोई बेसिक है और ना ही इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक चल रहा है। कार्नो इंजन के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कार्नो इंजन का ही होगा। ठीक है। और कुछ लोग ये कह रहे हो कि हाँ कि अभी तक भी हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी में है या इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। तो पूरा हिंदी में ही तो लिखा हुआ है और हिंदी में ही समझा रही हूँ। अब आप बोलोगे कि नहीं कार्नो इंजन मैम आपने तो इंग्लिश में बोला, तो कार्नो इंजन को हिंदी में भी कार्नो इंजन ही लिखा जाता है। बुक है तो बुक में देख लो। कुछ लोगों के पास शायद बुक तक भी नहीं खरीदी आप लोगों ने, पता नहीं। तो अगर बुक भी नहीं है तो भी एटलीस्ट फ़ोन तो यूज़ कर रहे हो, उस पर अपना सिलेबस देखो। सिलेबस में कार्नो इंजन आपको हिंदी में भी कार्नो इंजन के नाम से ही मिलेगा। और इसमें सिंक है तो सिंक को हिंदी में भी सिंक ही लिखा जाता है। वो कोई मैं इंग्लिश में यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो जो है वही लिख रही हूँ। ठीक है। एक एक वर्ड के लिए तो मैं ऐसे बोलने लग जाती हूँ कि हिंदी में इंग्लिश में। चलो, तो अभी तक कल हमने कार्नो इंजन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। सारे हमने न्यूमेरिकल्स करवा दिए इसके सब कुछ। ठीक है। अब हम आज हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अभी तक हमने कौन कौन से ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सबसे पहली बात तो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, इससे पहले जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है ना, माइनस म्यू इंटू डी एन। ये हमने पढ़ा था। उसमें अभी कुछ उतारना नहीं है, वैसे ही समझा रही हूँ। ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी ऊष्मा है। ठीक है ना, ऊर्जा की मात्रा ये ऊष्मा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये भी ऊष्मा है। ये हमने कहा था अगर नॉर्मली जो भी हमारे निकाय होते हैं उनमें हम कणों की संख्या में परिवर्तन बहुत ही कम में ही करते हैं, इसलिए ये तो हमारा जीरो हो ही जाता है। ठीक है ना। और किया गया कार्य होता है। मान लो अगर कुछ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें हमने बताया था कि अगर किया गया कार्य बराबर जीरो है। कार्य जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि उसने जितनी ऊष्मा ली थी कि उतनी की उतनी ऊष्मा उसके पास है, उसने कुछ काम किया ही नहीं। तो उस कंडीशन में डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा की मात्रा दोनों तरफ बराबर। इसका मतलब क्या दे सकते हैं कि इसमें ऊष्मा संरक्षित है। ऊष्मा हमारी कैसे संरक्षित है, या हम इसको ऊष्मा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आपको क्या बताता है, ऊष्मा संरक्षण के नियम के बारे में एक तरीके से बताता है। तो उससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें ऊष्मा है तो ऊष्मा से हम नियत कार्य की मात्रा निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर कार्य है डेल्टा डब्ल्यू, अगर हमें कार्य पता है तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डी यू, इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हम कार्य से ऊष्मा भी निकाल सकते हैं। या पहले दिन ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ऊष्मागति, उसका मेन सिद्धांत क्या है, उसका मुख्य सिद्धांत ये है कि इसमें हम दोनों, हमें कार्य से ऊष्मा भी मिल जाती है और ऊष्मा से हमें कार्य भी मिल जाता है, दोनों का नियम। ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन अब इसमें यह है कि ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता है कि हम ऊष्मा से पहले कार्य की तरफ जाएंगे या कार्य से ऊष्मा की तरफ जाएंगे। हमें उसकी दिशा का पता नहीं चलता है। ठीक है ना। ये प्रथम नियम का होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कार्य से ऊष्मा या वो तो पता चल जाएगा, लेकिन कि हमने जितनी ऊष्मा ली क्या हमेशा हम उस पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर पाएंगे, या अगर ये असंभव प्रक्रिया है तो कार्य से हम ऊष्मा को कब परिवर्तित करेंगे। तो हमें इसमें कुछ दिशा का पता नहीं चल पाया है ना। या फिर हम अगर दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझें, इसे मान लो कोई भी दो निकाय मैंने ले लिए, ए और दूसरा निकाय बी। ठीक है, ए और बी निकाय। अब मान लो इनके कुछ भी ताप हम मान लेते हैं, ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कुछ भी। तो हमें ये पता है कि जब दोनों निकाय हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब तापीय साम्यता में हम पढ़ते हैं कि दोनों ताप क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं आपस में, ये इसको देगा ये इससे लेगा, इस तरीके से विनिमय करते हैं। ठीक है ना। ताप का भी विनिमय होता है, ऊष्मा का विनिमय कर लेते हैं, ये ऊष्मा विनिमय के द्वारा ताप को अपने बराबर कर लेते हैं।
लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, उसकी दिशा का हमें पता नहीं चलता है, ठीक है ना। दिशा दी हुई थोड़ी ना होती। हाँ, ये तो हम खुद अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि भाई 100 से 200 डिग्री की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहा होगा या ज्यादा से कम की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि इधर ज्यादा गर्म चीज है, जैसे हम जो पहले भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम कोई बाल्टी में जब हम पानी गर्म करते हैं तो उस गर्म पानी में क्या होता है, जैसे हमने पहले तो ठंडा पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, और जब हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो पहले धीरे ऊपर की सतह गर्म होती है, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ जाती जाती है। इसका मतलब कहाँ से, ज्यादा गर्म से ठंडी की तरफ। तो ये तो हमने इसी शब्द से पढ़ा कि इसका मतलब ये ज्यादा गर्म है तो यहाँ से इसकी तरफ जो है ऊष्मा का प्रवाह होगा, और अगर हम यहाँ से 100 से 200 की तरफ ऊष्मा का प्रवाह देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये शायद नहीं होगा। तो ये तो हमने अपने दिमाग से बात बोली, लेकिन इसका मतलब ऐसा कोई प्रकृति में, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में हमारे जितने भी प्रक्रम उपस्थित है, ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जो परिमाण और दिशा दोनों को बताए कि इतनी ऊष्मा तो दी जा रही है, उसका परिमाण तो ये है और साथ में दिशा को भी बताए, ठीक है ना। तो इस दिशा को भी ज्ञात करने के लिए ऊष्मागतिकी के एक और द्वितीय नियम की जरूरत पड़ी। ऊष्मागतिकी का एक अन्य नियम दिया गया जिसको, क्योंकि जीरो और प्रथम लो तो पहले ही दिए जा चुके थे, उसके बाद में क्या किया, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया, है ना। तो इस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए, कई सारे वैज्ञानिकों ने कथन दिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो दो वैज्ञानिक थे, एक तो क्लेसियस और एक प्लांक, एक तो केल्विन प्लांक, इनका ये वैसे तो दो हैं लेकिन इनका एक साथ माना जाता है, एक तो केल्विन प्लांक और एक क्लेसियस, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है ना। तो इन दो वैज्ञानिकों के जो कथन है उनको हम मुख्य रूप से मानते हैं, और अभी तक हम उनको ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में उन दोनों को ही मुख्य रूप से हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ से उसके कथन आएंगे। तो अब इसमें आप लिखना शुरू करो, कॉपियां निकालो अपनी, हेडिंग दो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसमें लिखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अभी हमने बताया था, डेल क्यू बराबर, यहाँ से हमने बताया था डी यू प्लस डेल डब्ल्यू से, कि मुख्य रूप से क्या है, ऊष्मा संरक्षण का नियम होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तथा यह कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है, यह कार्य व ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। कार्य व ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है, फुल स्टॉप। इस नियम के अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा, इस नियम के अनुसार, अभी कौन से नियम की बात कर रहे हैं, प्रथम नियम की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना, कि प्रथम नियम में क्या बताया गया था, वो कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा, नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से कार्य की नियत मात्रा प्राप्त होती है, नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से कार्य की एक नियत मात्रा प्राप्त होती है। लिख लिया, फुल स्टॉप। परंतु इस नियम से यह अभिव्यक्ति नहीं होती है कि ऊष्मा को सदैव पूर्णतः कार्य में परिणित किया जा सकता है या नहीं, कि ऊष्मा को सदैव पूर्णतः कार्य में परिणित किया जा सकता है या नहीं। मतलब हमें ये पता नहीं चलता है कि यहाँ से हम पूरी जो ऊष्मा है कि हम डी यू बराबर 0 कर दें
तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू मतलब ली गई ऊष्मा किसके बराबर हो जाएगी, किए गए कार्य के। लेकिन हमें ये पता है नहीं कि मतलब ऐसा सही में होता है या नहीं, कि जितनी ऊष्मा ली उसको हम पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो परंतु इस नियम से यह अभिव्यक्ति नहीं होती है कि ऊष्मा को सदैव पूर्णतः कार्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है या नहीं। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह नियम यह भी अभिव्यक्त नहीं करता है, इसके अतिरिक्त यह नियम यह भी अभिव्यक्त नहीं करता है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी, कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी। ठीक है, उसका मैंने एग्जांपल आपको देके बता ही दिया है। चाहो तो आप छोटा सा लिख लो इस एग्जांपल को, नहीं तो आपको वैसे भी ध्यान रह जाएगा पढ़ने पर। ठीक है ना, कि मतलब हम ज्यादा से कम की तरफ होता है ये हम कहते हैं क्योंकि हम डेली लाइफ में हमारी दैनिक दिनचर्या में हम ऐसी चीजों को देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसा प्रक्रम वास्तव में है या नहीं है अस्तित्व में कि हाँ जिसमें कि परिमाण भी दिया और उसकी दिशा भी दिया हो, तो ये हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऐसे प्रक्रम नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में ऐसे प्रक्रम नहीं पाए जाते हैं जिनमें स्वतः ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण हो सके, जिनमें स्वतः ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण हो सके। फुल स्टॉप। अतः ऐसा अन्य नियम भी होना चाहिए जो प्रक्रमों की दिशा का निर्धारण कर सके, जो प्रक्रमों की दिशा का निर्धारण कर सके। जो प्रक्रमों की दिशा का निर्धारण कर सके मतलब ऐसे प्रक्रमों, हमें ऐसे निकायों की जरूरत पड़ी कि प्रकृति में कुछ ऐसे नियम हो या फिर, ठीक है ना, कि जो उस निकाय में उसकी जो दिशा है उसको भी बता सके। लिख लिया, फुल स्टॉप। आगे लिखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की उपरोक्त कमी का ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से निराकरण होता है। एक तरह से अभी जो मैंने आपको लिखवाया वो पूरा क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का जो हमने प्रथम नियम पढ़ा था, प्रथम नियम की सारी क्या हो गई, उसकी कमियां हो गई। तो कभी अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, उसकी विशेषता और उसकी कमियां बताओ, तो आप उसमें ये कमी भी बता सकते हो कि ये तो बताता है कि हाँ ऊष्मा से कार्य और कार्य से ऊष्मा मिलता है, लेकिन एक तो पूरा लिया कि ऊष्मा जो है वो कम्प्लीटली पूरे कार्य में परिवर्तित होगी या नहीं ये पता नहीं चलता, और दूसरी चीज हम ये नहीं बता सकते कि उसकी दिशा क्या होगी, ऊष्मा की जो है ऊष्मा विनिमय की दिशा क्या होगी ये भी इससे पता नहीं चलता है। तो ये इसकी कमी हो गई, और इन कमियों को दूर करने के लिए एक नए नियम की खोज हुई जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की उपरोक्त कमी का ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से निराकरण होता है। फुल स्टॉप।
अब नेक्स्ट नीचे लाइन से लिखो, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए अनेक कथन दिए गए हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए अनेक कथन दिए गए हैं, परंतु इन सबका तात्पर्य समान है। बोले सब में वही बात है कि किसी भी डेफिनेशन को भी मैं अपनी अलग लैंग्वेज में, थोड़ी लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा, आप अलग तरीके से लिखोगे उसको, है ना। तो जैसे वही नियम है, जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ, या आप में से सारे बच्चे एग्जाम में उसी चीज को अलग अलग तरीके से लिख करके आओगे, लेकिन आंसर जो सब एक ही क्वेश्चन का दे रहे होंगे, सबके मार्क्स भी अलग अलग आएंगे। तो वही वाली बात है, द्वितीय नियम है, इसकी कमी को सब लोग समझ गए, फिर उसके बाद इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए वो भी सब लोग समझ गए, और उसके लिए कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सुझाव दिए, ठीक है। लेकिन सबका मतलब जो है वो एक ही है, लेकिन इनमें से जो दो वैज्ञानिक थे उनके जो कथन थे उनको सबसे सही माना गया, और अब तक हम उनको ही पढ़ते हैं। तो आगे लिखो, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए अनेक कथन दिए गए, परंतु इन सबका तात्पर्य समान है। फुल स्टॉप। इन कथनों में दो कथन विशेषतः महत्वपूर्ण हैं। इन कथनों में दो कथन विशेषतः महत्वपूर्ण हैं। दो कथन विशेषतः महत्वपूर्ण हैं। फुल स्टॉप। प्रथम कथन या पहला कथन केल्विन तथा प्लांक का, नाम लिख लेना, केल्विन तथा प्लांक, वैज्ञानिक के नाम है केल्विन तथा प्लांक, हैं दोनों अलग अलग, लेकिन इन दोनों ने साथ में दिया था, इसलिए इन दोनों का कथन अलग अलग नहीं, एक ही कथन मानते हैं इनका, है ना। तो प्रथम नियम केल्विन तथा प्लांक का, केल्विन तथा प्लांक का ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत पर आधारित होता है। तथा दूसरा क्लॉसियस का, लिख लो, क्लॉसियस, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, क्लॉसियस। तो ये क्योंकि नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार तो एग्जाम में आप लोग के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है पहले आरयू के पेपर में, तो कई बार तो सीधे ऐसे पूछ लेंगे, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की क्या क्या दो कथन है वो बताओ। कई बार ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि क्लॉसियस तथा केल्विन प्लांक के कथन क्या है, उनके बारे में बताओ, तो आपको ताकि वहां पे इस नाम से ध्यान रहेगा कि हाँ मतलब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की बात कर रही है, इसलिए थोड़ा इनके नाम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो, तथा दूसरा क्लॉसियस का कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर, अब इसको हिंदी में भी रेफ्रिजरेटर ही बोला गया है, आपकी बुक में हिंदी में भी रेफ्रिजरेटर ही लिखा गया है। रेफ्रिजरेटर जो अपन फ्रिज यूज में लेते हैं ना, फ्रिज की बात कर रही है, तो इसको रेफ्रिजरेटर ही बोला गया है, ठीक है। तो दूसरा कथन क्लॉसियस का रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है, तो जो आपने ऊष्मा इंजन का जो सिद्धांत पढ़ा था ना, जस्ट उसका उल्टा मान लो, वो होता है रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। मैंने आप लोगों को करवाया नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक में उसमें कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर पे आया हुआ कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा नहीं, इसलिए, है ना। बाकी है बिल्कुल, लेकिन फिर मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आप लोगों को पता रहे रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है। तो जैसे हमने ऊष्मा इंजन में तो हमने क्या पढ़ा कि ये कोई हमारा
क्या था, गर्म ऊष्मा का भंडार था जिसका हमने ताप जो है वो TH मान लिया, और यहाँ से हम कितनी QH ऊष्मा ले रहे थे। फिर यहाँ पे हमारा एक इंजन लगा हुआ था, इंजन के द्वारा क्या किया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था। और उसके बाद जो बची हुई ऊष्मा थी QC, वो हम किसको देते हैं, सिंक को दे रहे थे, जो कि TC ताप पर था। ठीक है, तो W बराबर किसके बराबर हमने बताया था, QH माइनस QC के बराबर था। ये तो किसका था, ऊष्मा इंजन का ये सिद्धांत है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके उल्टे का मतलब क्या, ऊष्मा इंजन में तो अपन ने क्या किया, अपने पास ये तो अपन ने इसका चित्र बना करके बताया है, बाकी इसमें अपने पास प्रोसेस अपन ने क्या, क्रियाविधि इसकी क्या थी कि सबसे पहले कार्यकारी पदार्थ था, उसको हमने कुछ हीट दी थी। ठीक है ना, उसको हमने ये जो TH होता है ऊष्मा भंडार, यहाँ से हमने ऊष्मा ताप इसको दी, और ताप से वो क्या लेता है, ऊष्मा ग्रहण करता है। फिर ये कार्यकारी पदार्थ इसको द्रव में बदलता है, द्रव से धीरे धीरे भाप में बदलता है, और भाप के द्वारा इससे कार्य किया जाता है। मतलब यहाँ हम ठंडे से, मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम भाप को बदलते हैं, भाप से हम कार्य करते हैं, और उसके बाद में जो ठंडी ऊष्मा बच जाती है, सिंक का हमने क्या बताया था, सिंक जो होता है वो ठंडा ही तो होता है, शीतल ऊष्मा का भंडार होता है। इसके पास जो ऊष्मा बच जाती है, जो ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम क्या बताते हैं यहाँ पे TH जो होता है वो TC से बड़ा होता है, तो TC कैसे ठंडी होती है ऊष्मा, तो यहाँ तो हम गर्म से ठंडे की तरफ आ रहे हैं। अब फ्रिज में क्या होता है, जो आपके रेफ्रिजरेटर होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, आप ठंडे से गर्म की तरफ जाते हो, ठंडे से गर्म की तरफ। मतलब जो QC, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि TC जो है आपका शीतल ऊष्मा का भंडार, यहाँ से QC ऊष्मा ली जाती है। ठीक है, फिर कार्य इंजन के द्वारा नहीं, इंजन पर कार्य किया जाता है, और ये दोनों मिलकर के इंजन पर कार्य करते हैं, और जो गर्म ऊष्मा बच जाती है हमारे पास QH, वो लास्ट में किसको, ऊष्मा के भंडार को दे दी जाती है। ये होता है आपके रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। कैसे, जैसे अपन देखते हैं फ्रिज में अपने क्या होता है, खाना अपना ठंडा हो जाता है, उसको वो ठंडा रखता है। ठंडा कैसे रखता है, मतलब खाने से वो क्या करता है, जैसे हमने उसमें जो भी खाना रखा, तो उसमें से क्या करता है, जो भी थोड़ी बहुत ऊष्मा होती है QC, क्योंकि हम बहुत गर्म चीज तो फ्रिज में रखते नहीं है, ठीक ठाक सी, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत कभी हम हल्का फुल्का गर्म हो ऐसा रख देते हैं, है ना, तो उसमें जो भी ऊष्मा होती है QC को वो ले लेता है। फिर इंजन पर कार्य किया जाता है, जो हम उसको प्लग से लगाते हैं उसको, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो विद्युत होता है, विद्युत भी उस पर कार्य करता है उसके इंजन पर। फिर दोनों कार्य करके क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर का माहौल पूरा उसको ठंडा कर देते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत गर्म ऊष्मा होती है उसको वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ भेज देते हैं। तो आप कभी देखो आपके घर पे फ्रिज होगा, तो फ्रिज के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, अंदर तो पूरा ठंडा होता है, लेकिन फ्रिज के पीछे की तरफ आप देखोगे, एक तो वहाँ पे एक कुछ ऐसे बर्तन टाइप का लगा होता है, मतलब प्लेट सी लगी होती है, उसमें थोड़ा बहुत पानी भी आपके निकलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी, और वहाँ कभी हल्का सा हाथ लगा करके देखना, तो आपको वहाँ पे गरम गरम सा फील होगा। वो गरम क्यों फील होता है, अंदर जो भी आपने खाने में जो थोड़ी बहुत भी ऊष्मा थी, उसने वो ऊष्मा ले ली, उसके बाद जो हमने उसको विद्युत से जोड़ा, तो उन दोनों ने मिलकर के क्या किया, उसका जो भी फ्रिज का इंटरनल जो भी सिस्टम था, उसका आंतरिक जो भी उसकी संरचना है, उसके हिसाब से उस पर कार्य किया गया, और उसके बाद में अंदर पूरे माहौल को ठंडा करके, और जो भी ऊष्मा बच गई थी लास्ट में, वो पूरी ऊष्मा हमने किसको दे दी, बाहर जो हमारा ताप था वहां हमने निकाल दी। तो QC ऊष्मा ली, और QH ऊष्मा को हमने निकाल दिया। तो बाहर जो वो जो पानी जो कभी हमें एक पात्र लगा होता है, देखना एक ट्रे टाइप का लगा होता है, प्लेट होती है छोटी सी, पीछे की तरफ लगी होती है फ्रिज के, है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको पानी, वो पानी भी यही होता है, ये जो ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा क्या होती है, उसमें तो भाप के रूप में होती है, और बाहर आकर के जब भी भाप क्या संघनित हो जाता है, भाप क्या होता है, जब संघनित हो जाता है तभी तो द्रव में बदलता है ना, तो तभी क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। तो ये हमें वही पानी दिखाई देता है, तो वो पानी एक तरीके से क्या है, अंदर हमने जो भी चीज डाली थी उसमें जो भी थोड़ी बहुत ऊष्मा थी, वो ऊष्मा की मात्रा है, जो कि वहां पे क्या हुई, संघनित होकर के और द्रव में बदल गई। जबकि हमने ऊष्मा इंजन में हमने क्या किया, हमने द्रव से भाप को बनाया, और उस भाप से हमने कार्य करवाया, उल्टा किया। जबकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस भाप को हम द्रव में बदल के और उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये होता है आपका रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। समझ में आ गया। अगर कोई नोट करना चाहो, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं क्योंकि आप लोग के मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करना चाहो तो ये इतना नोट दे करके और ये डायग्राम आप लोग बना लो, नोट लिख लेना और ये डायग्राम लिख लेना, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। तो आप लोग को अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े भी तो ये चित्र देख के आप लोग को ध्यान आ जाएगा कि ये किसका, जस्ट उसका उल्टा, ऊष्मा इंजन का बिल्कुल अपोजिट होता है ये, ठीक है ना। ये है आपका रेफ्रिजरेटर।
होगी तो उससे भी और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है हमें ऊष्मा इंजन से, क्योंकि ऊष्मा इंजन तो चलो फिर भी हम हमारे दैनिक लाइफ में हम कभी ऐसे देखते नहीं है, लेकिन फ्रिज तो लगभग हम सबके घरों पर है और हम सबको ये चीज़ तो पता ही है कि फ्रिज क्या ठंडा करने का काम करता है। हम कोई थोड़ी सी गर्म चीज़ भी वो फ्रिज में डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाती है। तो क्या कभी ये सोचा है कि उसमें जो गर्म उसका जो ताप था तो वो गर्म ऊष्मा गई कहाँ? तो वो कभी आप पीछे की तरफ देखना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता लेकिन हल्का आपको गर्म लगेगा, वहाँ थोड़ा पानी भी दिखेगा, तो एक्चुअली वो पूरी ऊष्मा को क्या करता है, वो निकाल देता है, निकाल के वहाँ से बाहर कर देता है, और ताकि अंदर का पूरा माहौल जो होता है वो ठंडा हो जाता है। और जो भी हमने चीज़ डाली है उसमें जो भी कण होते हैं, चाहे आपने कुछ भी मान लो कुछ कुछ आपने लिक्विड डाल रखा है, कोई सब्जी डाली है, कोई और चीज़ डाली है, कुछ भी, उसके जितने भी कण होते हैं उन सबकी ऊष्मा तो ले लेते हैं और उसके बाद वो सब कण कैसे होते हैं, बिल्कुल शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं वो सब। इसलिए हमें बाद में खाना कैसा लगता है, ठंडा लगता है। तो ये फ्लो चार्ट आप बना लो, ये बीच में नोट दे करके लिखना, क्योंकि अब अभी हमारा टॉपिक तो क्या चल रहा है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ये तो मैंने बीच में इसलिए आपको बताया क्योंकि अभी जो हम क्लासेस का कथन पढ़ रहे थे वो हमने बताया कि वो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, तो ताकि आप लोग को पता रहे कि रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या है, तो ये नोट करके लिख लो। लिख लिया? अब हमने उसमें दो कथन, उसमें से पहला कौन सा बोला, केल्विन तथा प्लांक का कथन। वैसे ये शायद मैं आप लोगों को पहले लिखवा भी चुकी हूँ पीछे कहीं, केल्विन तथा प्लांक का कथन, फिर भी यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। तो इसमें आप जो अपन कर रहे थे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, हमने क्या लिखा था कि दो कथन उसमें से महत्वपूर्ण है। अब उसमें से पहला टॉपिक डालो आप, केल्विन तथा प्लांक का कथन। केल्विन तथा प्लांक का कथन, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बात बताई, और हम पहले ही ये चीज लिख चुके हैं कि इनका कथन किस पर डिपेंड, किसके ऊपर सिद्धांत पर आधारित है, केल्विन तथा प्लांक का कथन ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो ऊष्मा इंजन हमने पढ़ा था उस पर आधारित है। तो इसमें लिखो, कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है, कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए, जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए, जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से, केवल एक स्रोत से, स्रोत होता है ना सोर्स, एक स्रोत से, जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके, केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में, उसे पूर्णतः, पूरी तरह, ठीक है, उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके, कार्य में परिवर्तित कर सके, तथा कार्यकारी पदार्थ, तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे, कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने यही बोली, केल्विन और प्लांक ने, जो उसमें दो कमी थी ऊष्मा इंजन के हिसाब से, ऊष्मा इंजन के सिद्धांत के हिसाब से, वही कमी बताई। ऐसा कोई इंजन बनाना संभव नहीं है
जिसको हमने जितनी ऊष्मा दी उतना का उतना पूरा कैसा वो कार्य में परिवर्तित भी कर दे, ठीक है ना, मतलब काम पूरा कर दे, और जबकि जो कार्यकारी पदार्थ है उस पर कोई फर्क पड़े ही ना, कार्यकारी प्रभाव पे कोई कार्यकारी पदार्थ पे कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक कार्यकारी पदार्थ को हम छेड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे कर कैसे सकेंगे? उसको तो हमें छेड़ना ही पड़ेगा कार्यकारी पदार्थ को, चाहे हम उसको द्रव में कन्वर्ट करें तो, चाहे भाप में कन्वर्ट करें तो, काम तभी होगा। और काम में जितनी ऊष्मा ली पूरी की पूरी उसमें परिवर्तित करना संभव नहीं है, क्योंकि कार्यकारी पदार्थ का जो हम अवस्था चेंज करेंगे उसमें भी तो कुछ ऊष्मा चाहिए ना हमारी। तो ये तो संभव ही नहीं है कि पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो सके। ठीक, समझ आ गया? हाँ, तो क्या लिखा? कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करके उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सके तथा कार्यकारी पदार्थ अप्रभावित रहे। लिख लिया? फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप मैं इसको बोलती हूँ, ये फुल स्टॉप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप में ये लगा लिया करो, पूर्ण विराम, है ना। तो अब आगे लिखो इसी में ही, अन्य रूप में कार्य की सतत प्राप्ति के लिए, अन्य रूप में कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है, तभी हमें सतत कार्य की प्राप्ति होगी। मतलब काम तभी होता रहेगा, कुछ ऊष्मा यहाँ से आपने ली, कुछ इस पे काम किया और कुछ आप देते जाओगे। जब तक इस पे देते नहीं जाओगे आप सिंक को, तब तक आपका काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि काम बराबर हमने बताया ही किसके बराबर था? QH माइनस QC के बराबर ही तो था। अब QC आप लोगे ही नहीं तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो सतत कार्य की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? जैसे स्रोत का होना आवश्यक है वैसे ही सिंक का होना भी आवश्यक है। फुल स्टॉप। केल्विन के मूल कथन के अनुसार किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त कर उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके, कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। केल्विन के मूल कथन क्या था? किसी निकाय से निरंतर ऊष्मा प्राप्त करके और उसके ताप को परिवेश के ताप से कम करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। लिख लिया? तो ये था केल्विन और प्लांक ने ये तो दिया था कथन, समझ में आ गया होगा। वही चीज जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये इनके कथन के द्वारा ही हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो नॉर्मली हमारा ऊष्मा इंजन क्या था? ये इसका ताप था TH, यहाँ से आपने QH ऊष्मा ली, यहाँ आपका इंजन लगा हुआ था, आपने इसको QH ऊष्मा दी, इंजन ने क्या किया? कार्य किया। कार्य की मात्रा कितनी थी? W बराबर QH माइनस QC, कार्य की मात्रा। उसके बाद जो बची हुई ऊष्मा थी QC, वो किसको दे दी? सिंक को। ये सिंक है, इसका ताप कितना था? TC। तो ये प्रक्रिया तो कैसी कहलाई? संभव प्रक्रिया। संभव प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी तरफ हम एक ऐसी प्रक्रिया की बात करें, ये स्रोत का ताप है हमारा TH, हमने इससे QH ऊष्मा ले ली, उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे इंजन भी लगा हुआ है, लगा दिया, ठीक है। अब हम ये बोले कि यहाँ से जो काम है वो कार्य बराबर कितना आ जाए? QH के बराबर ही आ जाए, मतलब जितनी ऊष्मा हमने ली पूरा काम में परिवर्तित कर दे। और यहाँ पे ये सिंक है,
TC, लेकिन इसको जो आप ऊष्मा दे रहे थे QC बराबर क्या कर दो आप 0, QC बराबर 0 कर दो तो W बराबर QH के बराबर। तो आप सोचो कि कोई प्रक्रम ऐसा हो कि जिसमें सिंक की जरूरत ही नहीं है, जितनी ऊष्मा यहाँ से हमने ली उतनी की उतनी हम दे दे पूरी कार्य में, तो ये कैसा प्रक्रम होगा? असंभव। यहाँ लिख लो असंभव प्रक्रिया। तो ये दोनों आप बना लो, संभव और असंभव क्या क्या है, किसके हिसाब से? केल्विन और प्लांक के कथन के हिसाब से। आपको पता तो है ना, ये आपका क्या है? स्रोत, ये है आपका सिंक, यहाँ भी ऐसे ही, ये है आपका स्रोत, ये है आपका सिंक। बना लो। तो ये लिख लिया। यही हमारा कथन था। इसको हम कैसे कार्नो इंजन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कार्नो इंजन में भी क्या यही प्रक्रम हमारा होता है, बस उसमें दक्षता का हम सूत्र क्या लेते हैं? 1 माइनस TC/TH हम यूज में लेते हैं, ठीक है ना, कि वो किस पे? ताप पे निर्भर करता है, ना कि ली गई या दी गई ऊष्मा पर निर्भर करता है। अब इसके कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो ताप TC और TH बता रहे हो यहाँ के हिसाब से, हम ये बोले कि हमें TC ताप की तो जरूरत ही नहीं है, या हम ये बोले कि TC ताप भी TH के बराबर में ही हो गया है। तो अगर हम यहाँ TC और TH बराबर करते तो 1 माइनस TC/TC कर दो, तो वैल्यू क्या? 1 माइनस 1 मतलब कितनी हो जाएगी? 0। दक्षता ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रक्रम में इस हिसाब से किया गया कार्य क्या है? संभव ही नहीं है, एक असंभव प्रक्रिया है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका पहला कथन हो गया केल्विन तथा प्लांक का कथन। आप लोग के ये आया हुआ है क्वेश्चन, केल्विन और प्लांक का कथन, तो पूरा कथन लिख देना और उसके बाद में ये दोनों चित्र बना करके और पूरा उसको समझा देना, ठीक है। अब दूसरा लिखो। दूसरा किसका कथन था? क्लासियस का। लिखो क्लासियस का कथन। क्लासियस का कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर है ना। इसमें लिखो क्लासियस का कथन। इसमें लिखो कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है, कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए, जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य कर्मक, बिना किसी बाह्य कर्मक मतलब बाहर से कोई अभिकर्मक हम यूज में ले। जैसे हम केमिस्ट्री में हम पहले पढ़ते थे ना 11th में, उसमें हम कोई भी समीकरण पढ़ते हैं कि मान लो जैसे A+B से कुछ C+D बन रहा है उसमें समीकरण, तो उसमें आपको याद होगा कितनी समीकरणों में बीच में हम अभिकर्मक भी यूज में लेते थे। और वो अभिकर्मक का काम क्या होता था कि वो क्रिया की जो ये जो रासायनिक समीकरण या जो क्रिया हो रही है इस क्रिया की दर को बढ़ा देता था।
ठीक है ना। इसकी जो गति होती थी, इसकी गति को बढ़ाता था, तो वो अभिकर्मक कई बार क्या होता है, जरूरी हो जाता है। नहीं तो अगर अभिकर्मक यूज में नहीं लें तो जरूरी नहीं होता। कई बार ये जो दो चीज जिनको मिला रहे और भी, कई बार ये इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपस में क्या होते हैं, कर ही नहीं पाते, संयोग उनका नहीं हो पाता है और वो सी और डी में परिवर्तित नहीं हो पाते। तो ऐसी जगह हमें अभिकर्मक की जरूरत होती है। तो क्लासियस ने भी ये बात बोली कि बिना किसी बाह्य अभिकर्मक के, बाह्य कर्मक की सहायता के ऐसी कोई भी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य कर्मक की सहायता के निम्न ताप पर या ब्रैकेट में लिख लेना ठंडे, निम्न ताप मतलब कम ताप जिसका होगा वो तो कैसा होगा, ठंडे, निम्न ताप या ब्रैकेट में लिखना ठंडे निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके, निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप पर, अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके, किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके। अर्थात ऊष्मा का स्वतः मतलब खुद से, स्वतः ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव है, ठीक है। तो क्लासियस ने क्या कथन दिया, कोई भी ऐसी युक्ति संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए बिना किसी बाह्य अभिकर्मक की सहायता के निम्न ताप पर निकाय से ऊष्मा ग्रहण करके अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी अन्य निकाय को ऊष्मा स्थानांतरित कर सके। अर्थात ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप वाले निकाय से उच्च ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होना असंभव है। लिख लिया। अब इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रेफ्रिजरेटर में तो ऐसा होता है, ये वो बात तो करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, अभी जैसे हमने कहा कि हमने बाल्टी में पानी गर्म किया, तो हमने गर्म होने के लिए तो क्या लगा दी, कुछ भी इसमें रोड लगा दी, किसी हमने स्विच से इसको जोड़ लिया, मतलब हम इसको क्या विद्युत सप्लाई दे रहे हैं, तब जा करके वो क्या करता है, धीरे धीरे पानी को गर्म करता है। अब पानी हमने इसमें ठंडा रखा था, लेकिन ऊष्मा स्थानांतरित होती, एक सतह पहले इसकी क्या होती है, गर्म होती है, फिर दूसरी सतह, तीसरी सतह, ऐसे ऐसे करके गर्म, मतलब सारे कणों में क्या होती है, ऊर्जा जाती जाती है। तो इसका मतलब गर्म से ठंडे की तरफ तो जा रहा है, या ज्यादा ताप हो तो वहां से कम ताप की तरफ तो चला जाएगा, गर्म से ठंडे की तरफ, ठीक है ना, वो प्रवाह तो संभव है। लेकिन ये बताओ कि कहीं अगर हमने ठंडा पानी रख दिया है और उसको मैं बिना कोई रोड लगा करके मैं उसको गर्म करना चाहूँ, तो क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, या तो हम कोई गैस लगा करके बर्नर, उससे हम उसको हीट दें, आग दें, तब वो गर्म हो, तो नहीं तो ऊपर से हम अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से करें तो विद्युत दे करके हम उसे कोई रोड वगैरह से जोड़ लें और तब हम करें, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा। गर्म तो ठंडा हो जाता है, आप गर्म पानी को लेकर के मतलब आप रख दो किसी खुले पात्र में, आपने जैसे गर्म पानी ले लिया, या कोई बोतल भी है, बंद भी है, अगर उसमें आपने गर्म पानी रख दिया, आप क्या देखते हो, कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, लास्ट में पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसका मतलब गर्म से ठंडे की तरफ तो प्रवाह हो रहा है, ज्यादा से कम की तरफ प्रवाह जो है वो तो संभव है। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि बोतल में ठंडा पानी रखा और वो अपने आप गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता। अगर जैसे आप आप ये बोलो कि हाँ धूप में बोतल रखते हैं तो गर्म होता है, तो धूप में भी इसका मतलब उसको क्या धूप तो मिल रही है ना, किसी न किसी ऊष्मा स्रोत की सहायता तो वो लेता है कि सूरज की किरणें ही अगर उस पर गिर जाती है और तब वो उनसे क्या होता है, ऊष्मा ही तो लेता है। और ये ऊष्मा कितनी होती है, E बराबर H न्यू के बराबर होती है, पढ़ते ही हो आप लोग। तो किसी न किसी रूप में ऊष्मा लेता है, तभी तो गर्म करता है। यही बात क्लास
सेल्सियस ने कही कि कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि ये संभव नहीं है कि कोई ठंडा प्रक्रम है कि वो वहां से अपने आप ही ऊष्मा लेकर के और वो गर्म हो जाए, मतलब किसी न किसी बाह्य कर्म की आवश्यकता उसे अवश्य ही होगी, ठीक है ना, किसी बाह्य कर्म की आवश्यकता अवश्य होगी। अब यही सिद्धांत, ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको मतलब ध्यान में रहेगा कि क्या चीज़ है कि कभी भी गर्म पानी को अगर हम रखते हैं ठंडा होने के लिए बिना किसी ज़रूरत के ही, उसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम पंखे को चालू करें, ऐसा नहीं है कि हम पंखा चालू करके फिर उसको ठंडा करते हैं कूलर चालू करके। आप अपने आप भी पानी रख दो अगर गर्म करके, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, हीट पूरे वातावरण में चली जाती है उसमें, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो कि ठंडा पानी मैंने रख दिया, उसको मैं रखी रहूँ अपने आप गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, किसी न किसी बाह्य अभिकर्म की आवश्यकता उसे अवश्य ही होगी, ठीक है। अब इसको रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है, तो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत के अनुसार हमने अभी देखो क्या देखा, मान लो इसका ताप है TH, हम उसमें क्या उसको QH ऊष्मा देते हैं, इंजन होता है, इसका ताप होता है TC, इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न ताप पर निकाय है, मान लो ये, यहाँ से हमने कितनी QC ऊष्मा ले ली, फिर ये हमारा जैसे इंजन है, तो यहाँ पे इंजन पर कार्य किया जाता है, किसकी सहायता लेते हैं, यहाँ विद्युत की सहायता लेते हैं। वे फ्रिज को आप बिना प्लग से जोड़े हुए फ्रिज को चला सकते हो क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं चला सकते, कोई कैसा उपकरण है, वो वैद्युत उपकरण है, ठीक है ना, तो हमने उसकी सहायता ली और QH ऊष्मा को इसमें परिवर्तित किया, तो ये तो कैसा हो गया, एक संभव प्रक्रिया हो गई, संभव प्रक्रिया। अब दूसरी तरफ हम ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है, ये उच्च ताप पर निकाय हो जाएगा, दूसरी तरफ हमने मान लो ये एक TH है, ताप पर। अब आप ये बोलो, ये TC, ये उच्च ताप पर और ये निम्न ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर हो गया एक तो, और एक किस पे हो गया, निम्न ताप पर। अब आप अपने आप ही ये सोचो कि ऊष्मा जो है वो अपने आप ही यहाँ से क्या हो जाए, उस तक चली जाए, ना बीच में हमको इंजन लगाए, नहीं हम कोई कार्य करें, कार्य जो है किसी के द्वारा जो हम कार्य करते थे, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज से उसको नहीं जोड़ूं, अपने आप ही TH से TC में परिवर्तित हो जाए, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या, अपने आप फ्रिज कैसे चलने लग जाएगा, मतलब किसी न किसी बाह्य अभिकर्म की आवश्यकता तो उसे होगी, अपने आप तो ऐसा नहीं है वो ठंडा है और वो बड़े बड़े गर्म हो जाए, तो ये कैसा हो गया, असंभव प्रक्रिया। तो ये दोनों आप बना लो, समझ में तो आ गया ना इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब किसी ठंडे ताप से निम्न ताप से उच्च ताप पर जाने के लिए हमें किसी न किसी बाह्य अभिकर्म की आवश्यकता जरूर होगी, इसको आप चाहे क्या बोल सकते हो, बाह्य अभिकर्मक बोल सकते हो। यहाँ पे जो इंजन है और उस पे जो हम कार्य करा रहे हैं, ये किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे बाह्य कर्मक का काम कर रहा है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम उच्च ताप पर जा पाए, और बिना इसकी सहायता के हम सीधे TC से TH पर अपने आप ही हम कम ताप से उच्च ताप पर चले जाए, ऐसा संभव नहीं है, तो ये एक असंभव प्रक्रिया है, लिख लो। लिख लिया, तो ये आपका पूरा हो गया ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम।
वैसे इसमें आपने ये सोचोगे कि भाई इसमें तो कोई मतलब ऐसे कोई गणितीय फॉर्मूला तो आया ही नहीं, कोई सूत्र तो हमें पता चला ही नहीं द्वितीय नियम को लेकर के, तो इसमें भी एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, देखो अब आपको एक नई चीज आएगी, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को भी हिंदी में भी एंट्रोपी ही बोलते हैं, बस इतना फर्क है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगी तो मैं इसको स्पेलिंग एंट्रोपी ऐसे लिख दूंगी और हिंदी में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है ना। तो लेकिन होता ही एंट्रोपी है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में मतलब बताती हूँ। बुक्स में भी आपको एंट्रोपी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था। तो अभी आपने जो दोनों टाइप के प्रक्रम पढ़े, दोनों टाइप के प्रक्रम कौन से पढ़े आपने, दोनों ही जो हमने प्रकार पढ़े, चाहे हमने अभी तक ऊष्मागतिक हमने क्या बोलते हैं ऊष्मा इंजन हमने पढ़ा, चाहे कार्नो इंजन पढ़ा, चाहे हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ा, तो कहीं तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम जो भी हमारा कार्यकारी पदार्थ है उसको हम तरफ से भाप में बदल रहे हैं, या फिर कहीं हम ठंडे से गर्म की तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो हम कुछ ना कुछ उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें एक तरह से अव्यवस्था कर रहे हैं। अव्यवस्था ही होगी भाई कणों की, भाई कुछ भी कण है वो मान लो अपनी जगह पे जैसे व्यवस्थित है, ठीक है ना। अब आप उसको नीचे से कुछ ना कुछ मतलब आप उसमें कीड़ा करो, आप उसको कुछ ना कुछ आप उसको हिलाओगे, चाहे आप उसको टेम्परेचर दोगे, ताप आप उसको दे रहे हो, चाहे आप उसका जो दाब है, दाब जो उस पर लगने वाला है उसको आप कम या ज़्यादा कर रहे हो, या आप उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रहे हो, आयतन बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्या होगी, इसके कणों में कुछ ना कुछ तो अव्यवस्था होगी। ये अपनी जगह से हिलेंगे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, बीच में इधर उधर गति करेंगे, है ना। तो इस प्रकार की एक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो अव्यवस्था को भी ऊष्मागतिकी में एक बहुत अच्छा स्थान है इस अव्यवस्था का भी, कि अव्यवस्था क्या तो होती है, कब ये उत्पन्न होती है, और इसको हम फॉर्मूले से हम कैसे बता सकते हैं, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अव्यवस्था हमारी कम हो जाए, या कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारी अव्यवस्था बढ़ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ अव्यवस्था जो है ये एक नया टर्म होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखो एंट्रोपी की परिभाषा। एंट्रोपी की परिभाषा, इसमें लिखो ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी में परिवर्तन का सूत्र जो होता है वो निम्न सूत्र से दिए जाते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, यहाँ हम बात किसकी करें, एंट्रोपी में परिवर्तन, ये ध्यान रखना। एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस की बात करें बराबर होता है डेल्टा क्यू उत्क्रमणीय अपॉन में टी मतलब ताप। तो यहाँ पे टी तो आपका हो गया ताप, ऐसे आपकी एंट्रोपी, और क्यों उत्क्रमणीय लिखने का मतलब क्या है, अभी हमने जितने प्रक्रम पढ़े हमने सारे कैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़े थे, कि जिसमें प्रक्रम बाद में वापस अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है। तो ऐसे उत्क्रमणीय परिवर्तन में ली गई ऊष्मा या उत्क्रमणीय प्रक्रम की ऊष्मा,
क्यों, इसलिए उत्क्रमणीय ध्यान रखना, क्योंकि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं फिर उनके लिए अलग हो जाती है चीजें, इसीलिए इस फॉर्मूले कभी अगर आपसे सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रोपी की परिभाषा भी पूछ लेते हैं तो आप एंट्रोपी की परिभाषा लेकर के ये फॉर्मूला दोगे, लेकिन उसमें ये जो उत्क्रमणीय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही होगा, ये नहीं लिखोगे ना तो वो 1 नंबर में भी आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि ये चीज जरूरी होती है कि आप ये सूत्र किसके लिए दे रहे हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। तो ये आप लिख लो, उत्क्रमणीय प्रक्रम की ऊष्मा। ये तो हो गया हमारा एंट्रोपी में परिवर्तन, लिख लो। लिख लिया। तो इसको, इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डीएस क्या बता रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन बता रहा है। मान लो हमने कोई प्रक्रम ले लिया जहाँ पे ए से बी में निकाय की स्थिति में परिवर्तन ए से बी हो रहा है, तो हम किसका कंपेयर करेंगे कि जब ए स्थिति में था निकाय तब उसकी एंट्रोपी क्या थी, तब उसमें अव्यवस्था कितनी थी, और फिर जब वो बी में आया उसकी अवस्था परिवर्तन तो बी में उसकी एंट्रोपी क्या रही। ठीक है, हमारी अव्यवस्था बताने से मतलब तो यही है कि पहले इसमें कम थी अव्यवस्था, बाद में बढ़ गई, या पहले बढ़ी हुई थी बाद में कम हो गई, कुछ भी, तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन हम लिखते हैं। तो डीएस जो है इसको अगर हम ये बोले ए से बी में परिवर्तन और बराबर यहाँ पे क्यू अपॉन में टी ए से बी के लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो एंट्रोपी एस बी माइनस एस ए, बी में परिवर्तन माइनस ए में परिवर्तन, किसमें हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में टी में कितना चेंज आ रहा है ए से बी के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा एस जो है, एस क्या है, एंट्रोपी एस, यहाँ लिख लेना, जहाँ एस क्या है, स्थिति फलन, जहाँ एस बराबर क्या है, स्थिति फलन। लिख लिया। अब इसी में दूसरा पॉइंट डाल के लिखो इसी के बारे में। अगर हम अब कैसा प्रक्रम ले ले, मान लो रुद्धोष्म प्रक्रम ले लिया, लिखो किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए तो आपको पता है डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है, क्योंकि रुद्धोष्म में, तो रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्मा न तो आएगी न जाएगी, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन बराबर 0 हो जाएगा। अब एंट्रोपी का तो हमने सूत्र ही क्या बताया, डीएस बराबर डेल्टा क्यू, उत्क्रमणीय को हम शॉर्ट में रिवर्सिबल लिख सकते हैं अपॉन में टी, इसका मतलब डेल्टा क्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, डीएस बराबर 0। या एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी नियत रहेगी, मतलब एंट्रोपी जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी, एस बराबर नियत। ठीक है, तो ये किसी किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में, इसका मतलब एंट्रोपी नियत रहेगी। लिया, इसके नीचे ये लाइन और लिख लेना, अतः ds बराबर 0, ये लिख लेंगे एस नियत होगा, इसके नीचे लिखना अतः किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, किसी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए
एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अगर स्टार्टिंग में एंट्रोपी कम थी तो कम ही रहेगी, और अगर ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला जो है ना, ds बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के नाम से भी एक तरीके से ये फॉर्मूला भी कई जगह हम लिख सकते हैं। मतलब अगर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पूछा है तो अगर उसमें स्पेशली आपसे ये पूछा है कि केल्विन और प्लांक और क्लासियस का कथन क्या है, तब तो आपको जो पूरा कथन लिखा है वो पूरा लिखोगे। अगर सीधे पूछ लिया आपसे कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताओ, तो अगर आप ये भी लिख दोगे कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार, जो हमने पहले इससे एंट्रोपी की परिभाषा लिखी थी कि किसी प्रक्रम में एंट्रोपी का मान या एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है, जहाँ पे क्यू क्या है, कोई उत्क्रमणीय प्रक्रम की ऊष्मा हो गई, टी ताप होता है, या ताप में परिवर्तन ये होता है। ठीक है ना, तो ये पूरा लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये भी किसमें आपका जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसके अंतर्गत ही आता है। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस पे आप लोग के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे अभी भी आते हैं, बाद में कभी पढ़ना चाहोगे अगर फिजिक्स तो बाद में भी आप कहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। एंट्रोपी अच्छी है क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आते भी हैं, अगर कभी आ भी जाता है तो भी वो सिंपल से ही आएगा जो आप आराम से कर लोगे। क्लियर? अब हम अगला, तो अभी हम कुछ टाइम एंट्रोपी के बारे में ही अब देखते हैं, एंट्रोपी किस अवस्था में क्या क्या इसमें होता है एंट्रोपी में। तो अगला आप लिखो, अब हम आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी पढ़ते हैं, तो लिखो आदर्श गैस की एंट्रोपी। आदर्श गैस की एंट्रोपी, आदर्श गैस की एंट्रोपी। इसमें लिखो, जब किसी अनंत सूक्ष्म जब किसी अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प, अजीब लग रहा है ना पूरा हिंदी में, लेकिन ये अनंत सूक्ष्म का मतलब छोटा भी बिल्कुल अनंत के लेवल का, मतलब इतना 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 ज्यादा छोटा, 10 की घात मतलब माइनस में आप कितना भी ऊपर मान लो वो, ठीक है ना, तो अनंत सूक्ष्म उसको हम कहते हैं। जैसे अनंत में बड़ा होता है वैसे अनंत में छोटा भी होता है, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, जब किसी अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प, ये पूरा लिख लेना, अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम में किसी आदर्श गैस को ऊष्मा दी जाती है, किसी आदर्श गैस को ऊष्मा दी जाती है, तो उससे ताप T एवं आयतन V में परिवर्तन होता है। ताप T एवं आयतन V में परिवर्तन होता है, एवं आयतन V में परिवर्तन होता है। लिख लिया?
इन दोनों में परिवर्तन, वो परिवर्तन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखो ऊष्मागति के प्रथम नियम से क्या पढ़ा था हमने, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यही पढ़ा था हमने सूत्र, समीकरण 1। अभी हमने क्या पढ़ा है, एंट्रोपी की परिभाषा से, एंट्रोपी की परिभाषा से, एंट्रोपी परिवर्तन की है ना, यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन लिख लेना। एंट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा से ds बराबर हमने क्या लिखा, डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब मैं यहाँ से डेल्टा क्यू का मान निकाल सकती हूँ, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, टी डी एस के बराबर। इसको दे दो आप समीकरण 2। अब इस डेल्टा क्यू का मान मैं समीकरण 1 में रख दूँ, तो डेल्टा क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, टी डी एस और बराबर तो यही चीज रहेगी, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब टी को मैं इधर लेके जाऊं, डी एस बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डी यू अपॉन टी और प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में टी। लिख लो इतना एक बार। लिख लिया। आगे देखो यहाँ पे, अब चूंकि हम क्या जानते हैं, कार्य में परिवर्तन, इसका हमने पहले क्या सूत्र पढ़ा था, पीडीवी के बराबर होता है। कार्य में परिवर्तन हम इसके बराबर ही लिखते थे, तो हम यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू को मैं ये मान भी लग सकती हूँ इसका, तो डीएस बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कार्य में परिवर्तन का पी इंटू डीवी के बराबर, तो डीएस बराबर डी यू अपॉन टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह में ये मान रख दूँ, ये क्या है, पी डीवी अपॉन टी। ये मान हमारे पास हो गया। अब क्योंकि हम तो किसके लिए बात कर रहे हैं, आदर्श गैस की, आदर्श गैस के लिए हम एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं, तो अब हम यूज में लेते हैं आदर्श गैस की समीकरण। आदर्श गैस की समीकरण से क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। अगर मैं यहाँ से P अपॉन टी का मान निकालूं, मुझे इसमें क्या चाहिए, P अपॉन टी, तो मैं यहाँ से P अपॉन टी का मान निकालूं, वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आर अपॉन में वी के। इसको मान लो आप समीकरण 3 मान लो, एन आर अपॉन वी के बराबर हो गया P अपॉन टी। तो दूसरी चीज, अब डी यू के मान के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता जिसको हम कहते हैं। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा से ऊष्माधारिता का क्या सूत्र बताया था, सीवी बराबर डी यू अपॉन डी टी होता है, कि आंतरिक ऊर्जा में समय के सापेक्ष परिवर्तन कितना है, वो क्या कहलाता है, उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। सीवी का मतलब क्या होता है कि आयतन नियत है, अगर यहीं पे अभी सीपी होता तो ये सूत्र बराबर होता, लेकिन इसका मतलब वो किस पे होता, नियत दाब पे होता। तो यहाँ से हम डी यू का मान क्या निकाल सकते हैं, डी यू बराबर, मान लिया इसमें एन कण थे, तो एन सी वी डी टी, समीकरण 4 हो गया। अब डी यू और पी अपॉन टी इन दोनों का मान हम इस समीकरण में रखते हैं,
इस समीकरण को आप नाम दे दो, या तो इसको आप डालो समीकरण 3, ये आपका समीकरण 4 और ये आपका समीकरण 5। तो नीचे आप क्या लिखोगे, समीकरण 4 व 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर मान हम रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी एस बराबर कितना हो जाएगा, डी यू का मान तो मैं क्या रख दूंगी यहाँ से, एन सी बी डी टी, एन सी बी डी टी और बटे में टी, डी टी बटा टी, ये हो गया। प्लस पी अपॉन टी का मान यहाँ से हम क्या रख देंगे, एन आर अपॉन वी, तो एन आर, यहाँ पे डी वी है ही, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वी अपॉन में वी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी, और प्लस ये पी अपॉन टी का मान एन सी सॉरी कौन कहिए एन आर और डी वी अपॉन में वी, ये हमने रख दिया। ठीक है, उतार लो इतना। अब आगे चलते हैं। अब हम इस समीकरण का क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। कहाँ से, प्रारंभिक से लेकर के और अंतिम इसकी जो भी सीमा है वहां तक की है। तो समाकलन करने पर डीएस का समाकलन हम कहाँ से कर देंगे, किसी का भी समाकलन प्रारंभिक से अंतिम तक, प्रारंभिक को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल, अंतिम को फाइनल। इसको हम आई से लिखेंगे और इसको एफ से, तो आई से लेकर के और एफ तक, ठीक है ना। क्योंकि अब इसको हम हिंदी में नहीं लिख सकते, आप बोलोगे कि मैम ये भी हिंदी में लिखा, इसको हिंदी में नहीं, इनिशियल से फाइनल ये समीकरण, ये समाकलन तो आप ऐसे भी हिंदी मीडियम के भी समाकलन तो करके आई हो 11th-12th में, तो उसमें तो लिमिट ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल मैंने फिर भी इससे लिख के बता दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, प्रारंभिक से लेकर के और अंतिम तक। इधर डीएस का हो गया बराबर, इधर एनसीवी, ये तो पूरा नियत मान है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और समाकलन किसका कर दिया हमने, डी टी अपॉन में टी का, कहाँ से लेके, अब टी का मान, टी का प्रारंभिक मान तो टी इनिशियल मान लेते हैं और टी का अंतिम मान टी फाइनल हो गया, प्लस ऐसे यहाँ पे एन इंटू आर, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हम समाकलन किसका करेंगे, डीवी अपॉन बी का, डीवी बटा बी, तो बी का भी कहाँ से, प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक, तो बी आई से बी एफ तक, ये समाकलन इसका हमें करना है, ठीक है। तो इसका डीएस का समाकलन एस, लिमिट लगाई तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, आ गया, ठीक है ना। डीएस का समाकलन कितना हुआ होगा, एस हुआ होगा, लिमिट लगाई हमने फाइनल माइनस अंतिम, लिमिट लगाते हैं ना, तो एस फाइनल माइनस इनिशियल बराबर यहाँ पे एन सी बी डी टी अपॉन टी, क्या होता है समाकलन, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स बटे में एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स एल एन एक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन टी, सीमा इसकी टी फाइनल से टी इनिशियल, प्लस यहाँ पे ऐसे ही एन आर एल एन वी आ जाएगा, वी फाइनल से वी इनिशियल तक, बराबर यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एफ माइनस एस आई बराबर एन सी बी एल एन टी एफ माइनस एल एन एस आई लिखोगे आप, ठीक है ना। तो एल एन एम माइनस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बटे में एन के बराबर होता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एल एन टी फाइनल बटा टी इनिशियल प्लस एन आर एल एन बी फाइनल बटा बी इनिशियल प्रारंभिक, ठीक है।
आदर्श गैस के लिए कौन सी समीकरण थी? 5 थी, इसको नाम डालूंगा 6। कर लो। लिख लिया। अब इसी में अगला लिखो। अब ऐसे ही मान लो ये तो आदर्श गैस के लिए आ गया। अब अगर हम इसमें समतापी प्रक्रम के लिए निकालना चाहें तो लिखो समतापी प्रक्रम के लिए मतलब यहाँ आप एक ही सूत्र से आप दो अलग अलग प्रक्रम के लिए भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? तो समतापी प्रक्रम में तो आपको पता है कि इसका मतलब इसमें जो प्रारंभिक इसका ताप है और अंतिम ताप दोनों बराबर होगा। टी इनिशियल बराबर होगा टी फाइनल के। प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप दोनों बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का मान डालूंगी, मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, अगर मैं इसको टी फाइनल और अपॉन में टी फाइनल ही करूँ, इसका मतलब क्या होता है? लॉग में हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग एम अपॉन एन का मतलब क्या होता है? लॉग की प्रॉपर्टी तो आती होगी ना आप लोगों को, ये तो 12th में पढ़ा होगा। लॉग एम बटे एन होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? लॉग एम माइनस लॉग एन लिखते हैं। तो इसको मैं टी फाइनल माइनस लॉग टी फाइनल के बराबर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब ये पूरा हमारा मान क्या हो जाएगा? 0। तो समतापी प्रक्रम के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बराबर सिर्फ इसके बराबर आ जाएगा। कितना? एन आर एल एन वी फाइनल बटे वी इनिशियल के। लिख लो इसको। अब ऐसे ही मान लो कोई प्रक्रम दूसरा कैसा समआयतनिक प्रक्रम के लिए पूछे, समआयतनिक प्रक्रम के लिए पूछे आपसे किसमें? एंट्रोपी में परिवर्तन पूछे। ये तो कितना हो जाएगा? तो उसमें इसी तरीके से हमारा जो प्रारंभिक आयतन है और जो अंतिम आयतन है वो दोनों ही हमारे बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर होने का मतलब उसमें भी सेम होगा। जो हमारे पास अभी ये जो मान है इसमें मान लो दोनों को मैं बराबर रख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? लॉग वी फाइनल और
इसमें से माइनस भी log b फाइनल, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। और जो हमारा सूत्र था तो वहाँ से सिर्फ हमारे पास कौन सा बच जाएगा, जो हमारे पास टी वाला जो ताप वाला जो टर्म था वो बच जाएगा। मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, वो कितना था एन सी वी एल एन टी फाइनल बटा टी इनिशियल, ये हो जाएगा समायतनिक प्रक्रम के लिए। देखिए क्या आपके एक ही हमारे पास सूत्र था, वहाँ से हम समायतनिक प्रक्रम के लिए अलग पूछ ले, समतापिक के लिए अलग, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ऐसे ही जैसे पहले जो अभी हमने सूत्र लिखा एंट्रोपी परिवर्तन का, वो तो किसके रूप में लिखा, आयतन और ताप के रूप में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले ताप और दाब सॉरी आयतन और दाब के रूप में बताओ, तो आप लिखो इस अभी जो अपन ने लिखा एंट्रोपी में परिवर्तन, जो अपने पास सूत्र आया था ताप और आयतन के रूप में, उसको आप चाहे फर्स्ट नंबर डाल लो। अब सेकेंड नंबर आप लिखो एंट्रोपी में परिवर्तन अब किसके रूप में हम पढ़ेंगे, दाब व आयतन के रूप में। दाब व आयतन के रूप में, लेकिन हम फॉर्मूला यही वाला यूज में लेंगे जो अभी हमें जो सूत्र मिला था। तो यहाँ पे जो ताप था उस ताप को ही हम अब किस में बदल देंगे, दाब में बदल देंगे। तो अभी हमें सूत्र क्या मिला था, ds बराबर जो एस पी माइनस सॉरी एस फाइनल माइनस एस इनिशियल था ना, इसको ही हम ds के बराबर लिख सकते हैं। तो ds बराबर एक तो हमें ये पर मिला था एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल और प्लस एन आर एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, ठीक है ना। प्रारंभिक अंतिम आयतन और प्रारंभिक और अंतिम ताप के रूप में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। अब यहाँ हम टी को हमें चेंज करना है दाब में, आयतन के रूप में पूछा है तो आयतन वाले पद तो हमारे पास है ही, ये ताप वाला पद इसको हमें हटाना है, दाब में चेंज करना है। तो यहाँ से हम टी का मान निकाल लेते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन में एन आर, पीवी बटा एन आर। तो यहाँ से टी का मान हमारे पास आ गया दाब के रूप में और आयतन के रूप में। अब हम इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो टी का मान, ये हमारी कौन सी समीकरण आई थी, समीकरण 5 या 6 जो भी आई थी वो देख लेना, समीकरण 6 में रखने पर क्या बच जाएगा आपके पास, ds बराबर। अब देखो सबसे पहले तो जैसे एन सी वी, अब हम पहले p के लिए देखते हैं, हम यहाँ पे p के लिए तो t बराबर, ये तो एक तरीके से कांस्टेंट के बराबर है। आप चाहो तो इस चीज को आप हटा भी दो nr के बराबर, p और v दोनों के रूप में। तो सबसे पहले तो हम p का देखते हैं। log में वैसे भी log में log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम इस सूत्र में जब p का मान डालेंगे तो p इंटू वी, log p इंटू वी का मान, तो log p प्लस log b के रूप में लिखेंगे। एक बार तो हम इसको लिख देंगे एन सी वी एल एन पी फाइनल बटा पी इनिशियल, अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब, प्लस एन सी वी एल एन बी के लिए अब हम लिखेंगे तो वी फाइनल बटा वी इनिशियल, तथा ये पद तो हमारे पास एज इट इज है, इसको एज इट इज लिख दो एन आर एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से p वाली टर्म ये तो एज इट इज आ जाएगी, एन सी वी एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल के बराबर, प्लस अब ये दोनों के दोनों आपकी क्या है, आयतन वाली टर्म है, तो यहाँ से हम एन
ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये हमने कॉमन ले लिया, n दोनों में आ रहा है और v फाइनल अपॉन v इनिशियल दोनों में कॉमन आ रहा है। बच क्या गया हमारे पास cv प्लस r। तो मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था cp और cv दोनों जो होते हैं हमारी ऊष्माधारिता और जो होती है नियत ताप पर और नियत आयतन पर होती है, इन दोनों में हमने संबंध क्या बताया था कि cp बराबर cv प्लस r के बराबर होता है। तो cv प्लस r इसको हम क्या लिख सकते हैं cp। तो ये समीकरण हमारे पास ds बराबर क्या बच गया ncv ln p फाइनल अपॉन p इनिशियल प्लस cp आएगा यहाँ ncp ln v फाइनल बटा v इनिशियल, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। तो ये हमारे एंट्रोपी में परिवर्तन हो गया दाब तथा आयतन के रूप में। उतार लो इसको। ठीक है, तो ये आपका एंट्रोपी से आज इंट्रोडक्शन हो गया। एंट्रोपी क्या होता है, और भी एंट्रोपी के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ अलग अलग चीज़ें हमारे आएंगी, जैसे कि एंथैल्पी, आंतरिक ऊष्मा, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए